हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपसे कभी भी किसी भी कंपनी में पूछे जा सकते हैं। आपका क्रेडिट रिस्क का इंटरव्यू है या फिर आपका सैस का इंटरव्यू है या नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में आपका डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपसे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या इनफैक्ट एचआर भी कई बार आपसे पूछ लेता है। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली आप लोगों को आगे लेके चलते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए क्रेडिट रिस्क के जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, तो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप कैसे बोल सकते हो कि जब हमारा जो एक बोरोवर है जो कि बैंक का कस्टमर होता है वो अपना पैसा वापस देने में जो उसने बैंक से उधार लिया है केपेबल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट का रिस्क। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। सो यहां पे डेफिनेशन है, क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट अ बोरोवर विल फेल टू मीट देयर डेट ऑब्लिगेशन। डेट ऑब्लिगेशन क्या होता है, जैसे उसने हमसे, मैं बैंक हूं एसबीआई, मैंने किसी को कार का लोन दिया है बेसिकली, अब वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है, तो वो बेसिकली जो डेट की ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस टू द लेंडर। लेंडर कौन होता है यहां पे, लेंडर होता है बैंक। जैसे मैं एसबीआई था, मैंने लोन दिया था, तो मेरा लॉस होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो ईएमआई नहीं भर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाके अपने बंदे को बोलूंगा कि आप उसकी गाड़ी उठा के ले आओ, उसकी गाड़ी को हम बेच के अपना जो पैसा है उसको वसूल करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क। देखिए टाइप जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली जब तक आपको 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है आपसे थोड़ा डीप लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि जब मुझे काफी कम एक्सपीरियंस था उस टाइम पे मैंने काफी सारे प्रिपेयर किए थे। तो टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क है हमारा, सबसे पहला डिफॉल्ट का रिस्क, बोरोवर फेल्स टू पे, जहां पे कि जो एक इंडिविजुअल कस्टमर है वो पैसा देने में फेल हो जाता है। दूसरा हमारा जो टाइप है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, टू मच एक्सपोजर टू वन सेक्टर, कि जब हमने जो अपना लोन है एज अ बैंक वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाल दिया कि हमने सिर्फ ऑटो लोन्स ही बहुत सारे बांट दिए हैं, हमने और ज्यादा लोन, पर्सनल लोन वगैरह पे फोकस नहीं किया, हमने क्रेडिट कार्ड पे फोकस नहीं किया, हमने अपना जो पेनिट्रेशन है पैसे का वो खाली एक सेक्टर में डाल के रख दिया, तो वहां पे अगर वो सेक्टर डूबा, क्योंकि वो सेक्टर, देखिए इकोनॉमी जो कंट्री की होती है वो कई बार अप डाउन जाती है, तो एक सेक्टर डाउन जाता है दूसरा अप जाता है जनरली, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो कि आप मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करो एज अ बैंक। देन आपका थर्ड टाइप होता है काउंटर पार्टी रिस्क, जहां पे ऑपोजिट पार्टी डिफॉल्ट करती है। काउंटर पार्टी क्या होता है, जब दो पार्टी मिलके बेसिकली आपका लोन उठा रही हैं, सो दैट इज नोन एज काउंटर पार्टी। उन पार्टीज में से अगर कोई एक डिफॉल्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल दो बैंक आपस में बिजनेस कर रहे हैं कि जेपी मॉर्गन और वेल्स फार्गो आपस में किसी चीज पे बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों साइड से रिस्क है, राइट। तो यहां पे इस तरह के रिस्क को कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है क्रेडिट रिस्क का लाइफ साइकिल समझाओ आप हमें। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, आप जाते हो बैंक में एप्लीकेशन जमा करते हो, देन अंडर राइटिंग होती है। अंडर राइटिंग की प्रोसेस का क्या मतलब है, जब आप अपनी डिटेल्स बैंक में देते हो, उन सारी जो डिटेल्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए वहां पर टीम्स होती हैं, तो उसको कहते हैं अंडर राइटर्स। देन अंडर राइटर्स जब आपकी पूरी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करते हैं उसके बाद आता है डिसबर्समेंट फेज। आपका लोन अप्रूव हो चुका है, देन डिसबर्समेंट हो जाता है, पैसा मिल गया, मतलब डिसबर्समेंट का मतलब है कि मुझे पैसा आ गया लोन का। देन होता है मॉनिटरिंग, अब मैं एक बार सिस्टम में आ चुका हूं एज ए कस्टमर, तो अब मेरी परफॉर्मेंस मेजर करेगा बैंक। मैंने ऑलरेडी आपकी मशीन में आ चुका हूं, आपके डेटाबेस में मैं आ चुका हूं एज ए कस्टमर, तो अब मेरी मॉनिटरिंग होगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। देन पूरा लाइफ साइकिल चलेगा और जिस दिन मैं 90 प्लस डेज से ज्यादा अपनी ईएमआई बंक करूंगा तो मुझे डिफॉल्ट कंसिडर कर लेगा बैंक, एंड देन उसके बाद मेरा जो केस है वो जाएगा कलेक्शन टीम के पास। कलेक्शन टीम देखेगी कितना पैसा रिकवर करना है जिसने लोन पे नहीं कराया, देन वो रिकवरी के पास जाएगा। रिकवरी टीम क्या होती है, जो आपकी गाड़ी उठाने घर पे आते हैं, वो होती है रिकवरी टीम। एंड लास्ट में अगर रिकवरी टीम देखती है कि कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पे कि पैसा वापस आ ही नहीं सकता, तो या फिर एक सर्टेन अमाउंट वापस आ सकता है, जैसे कि लेट्स से 10 लाख का लोन था, उसमें से 8 लाख ही हम रिकवर कर पाए, तो जो 2 लाख होगा बाकी का उसको आप राइट ऑफ की बुक में डाल देंगे, तो उसको कहते हैं राइट ऑफ करना, यानी कि लोन को माफ कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन है
पीडी एलजीडी ईएडी को सिंप्लीफाइड वे में उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पीडी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। देन एलजीडी क्या होता है? लॉस गिवन बाय द डिफॉल्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जितना वो लॉस मुझे देगा एज अ बैंक, उसको कहते हैं एलजीडी अमाउंट। ओके। देन एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना मेरा पैसा जो है वो डिफॉल्ट पे एक्सपोज्ड है। इसमें क्या होता है? 2 कंपोनेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसको कहते हैं ईएडी। ओके। अब हम इन तीनों कंपोनेंट को यूज क्यों करते हैं? इन तीनों कंपोनेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो आती है अब जब आप निकालते हो ईएल या फिर ईसीएल। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड लॉस या फिर एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस, जो कि बाय प्रोडक्ट है तीनों के मल्टीप्लीकेशन का, जहां पे आप पीडी एलजीडी ईएडी को मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे एंड बात करते हैं और डिटेल से। सो लेट मी क्विकली रिमूव ऑल दिस सो दैट ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि आप क्रेडिट स्कोरिंग यूज करते हैं आप लोग, तो आपको आंसर क्या देना है? क्रेडिट स्कोरिंग होती क्या है? जब तक ये नहीं पता तब तक आंसर कैसे दोगे? तो स्टैटिस्टिकल मॉडल की जो प्रेडिक्शंस हैं डिफॉल्ट करने की, often use logistic regression model to predict the default will happen or not, because logistic regression जो है ये आपको आउटपुट देता है 2 फॉर्म में, या तो ये 0 की फॉर्म में देगा या 1। तो 0 इज नॉन डिफॉल्ट एंड 1 इज डिफॉल्ट। ओके। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, सिक्योर लोन वो होते हैं जहां पे आपके पास कोलैटरल होता है, फॉर एग्जांपल कार लोन, होम लोन। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं बैंक हूं, मेरे पास एक बंदा आया जिसने बोला मुझे कार लोन चाहिए, तो बेसिकली मैं उसको कार लोन दे दूंगा एंड मेरे पास एक एसेट बन गया। कार वो मेरे पास है जब तक कि वो मुझे पूरा पेमेंट नहीं कर देता, राइट? मैं उस कार को कभी भी बेच सकता हूं अगर वो बंदा डिफॉल्ट करने लगा। तो इस तरह के लोन को कहते हैं सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन क्या होते हैं? जहां पे कि जो रीपेमेंट है वो बिहेवियर बैंक के कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि आपने पर्सनल लोन लिया अपनी वेडिंग के लिए, आपने वेडिंग कर ली, बारात में लोग आए, मेहमान आए, खाना पीना खा के चले गए, बैंक तो रिकवर नहीं कर सकता वो पैसा, राइट? कोलैटरल नहीं था। तो इस तरह के लोन को कहते हैं अनसिक्योर लोन। अब क्रेडिट अंडरराइटिंग क्या होती है? इसको बहुत ही बारीकी से समझो। जब भी एप्लीकेशन आती है ना बैंक में, तो उसके बाद उसकी पूरी एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन होती है कि उस बंदे का जो डेटा है वो किस तरह का है। इसको मेजर आप ये भी समझिए कि जब अंडरराइटिंग प्रोसेस होती है ना, उससे बिना लोन कभी डिसबर्स हो ही नहीं सकता। जब भी एक कस्टमर हमारे पास आएगा तो अंडरराइटर उसकी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली राइट करते हैं एंड उसके बेसिस पे ही बैंक डिसाइड करता है कि लोन देना है या नहीं। कई बार इसमें मैनुअल डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक के जो डिसीजन इंजन है, खासकर यूएस जैसी जो डेवलप्ड कंट्री, इनके जो बैंक है, इन्होंने पूरे डिसीजन इंजन बना रखे हैं, पूरा लॉजिक बिल्ड कर रखा है कि लोन की एप्लीकेशन आए, अंडरराइटिंग हो और ऑटोमेटिकली लोन अप्रूव या डिसअप्रूव हो जाए। मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। ओके। तो अंडरराइटिंग उसको कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग वर्सेस क्रेडिट स्कोर, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है जनरली कंपनीज की। कंपनीज से मेरा मतलब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की आप कंपनी के नाम लो तो इन्फोसिस हो गई एक कंपनी, और सेम टाइम पे टीसीएस हो गई। तो ये बड़ी कंपनीज है, राइट? अब कोई कंपनी है जिसका नाम है एबीसी एनालिटिक्स लेट्स से, तो ऑब्वियसली जो इन्फोसिस टीसीएस हैं, इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो काफी हाई होगी। इनका जो रेटिंग होगा वो AAA होगा, जो हाईएस्ट रेटिंग है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये काफी रिच कंपनीज है, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ये डिफॉल्ट नहीं करेंगी। अगर ये डिफॉल्ट करेंगी तो इट्स अ बिग इंपैक्ट। जनरली ये डिफॉल्ट नहीं करेंगी, दे आर वेरी स्टेबल। सिमिलरली ये जो एबीसी एनालिटिक्स कंपनी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें 200 एम्प्लॉइज हैं, ये कभी भी बंद हो सकती है, तो इनकी जो रेटिंग होती है वो लो होगी। अब इन शॉर्ट, रेटिंग का मतलब हुआ कंपनी को एक स्टैंडर्डाइज रेटिंग देना, और जो क्रेडिट स्कोर होता है वो होता है इंडिविजुअल का। जैसे आप हैं, मैं हैं, और भी लोग हैं, सबका एक क्रेडिट स्कोर होता है। आप इंडिया में अगर हो, आप लोन अप्लाई कर रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट स्कोर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे जो इंटरव्यू के लिए है, क्रेडिट रिस्क की पर्सपेक्टिव से, वेरी इजी वन। रिस्क ग्रेड्स क्या होते हैं? तो इंटरनल कैटेगरी बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस।
क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? क्रेडिट वर्दीनेस होती है एक किसी भी कस्टमर की कैपेबिलिटी कि वो कितना क्रेडिट वर्दी है, कि क्या अगर मैं उसको क्रेडिट कार्ड की 10 लाख की लिमिट दे दूं तो क्या उसकी इतनी बिसात है, क्या उसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि वो 10 लाख का क्रेडिट कार्ड हैंडल कर पाए। मतलब वो खर्चा तो कर लेगा, रीपे करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए इतनी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे थे आपके क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपके क्रेडिट रिस्क के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एंड आई थिंक आपके टिप्स पे होने चाहिए, एंड आई होप आपको आज ये काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे एंड बात करते हैं थोड़े टेक्निकल और एनालिटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आप पीडी कैसे कैलकुलेट करते हो। ओके, तो देखिए, पीडी कैलकुलेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का 99% यूज होता है। उसके बाद सर्वाइवल मॉडल्स होते हैं हिस्टोरिकल डिफॉल्ट डेटा के बेसिस पे, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देता है जो कि 0 या फिर 1 की फॉर्म में होती है। ओके, देन हाउ एलजीडी इज कैलकुलेटेड? एलजीडी का फॉर्मूला है एलजीडी इक्वल टू 1 माइनस रिकवर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। रिकवर्ड अमाउंट मतलब कितना पैसा कस्टमर ने वापस कर दिया है, डिवाइडेड बाय अभी कितना एक्सपोज्ड है टू द डिफॉल्ट, मतलब कितना पैसा बचा है। ओके, देन आप हैंडलिंग कैसे करते हो मिसिंग वैल्यू की या आउटलायर की? तो यू नीड टू यूज इंप्यूटेशन और विंडसराइजेशन मेथड। ये क्या होते हैं? यू नीड टू गूगल इट, बट आपका आंसर ये होना चाहिए। ओके, बिकॉज देखिए, कई बार आपको इंटरव्यू में ना एक सिंगल वर्ड भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि वो आपके माइंड में ट्रिगर कर देता है पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये वही वर्ड हैं जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीएसआई एंड पीएसआई क्या होता है? तो पीएसआई स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इंडेक्स, सीएसआई स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉलम की जब आप स्टेबिलिटी चेक करोगे तो सीएसआई से करोगे, पूरी पॉपुलेशन की करोगे तो पीएसआई से करोगे। ओके, एंड जो दोनों है ये डेटा में ड्रिफ्ट या फिर डेटा शिफ्टिंग के बारे में बात करती हैं कि कितनी हमारी पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर कितनी हमारी पॉपुलेशन शिफ्ट हुई है, तो ये उस बारे में बात करती है। ओके, देन व्हाट इज वेट ऑफ एविडेंस, WOE जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो वेट ऑफ एविडेंस मेजर द प्रेडिक्शन पावर ऑफ अ वेरिएबल। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ बैड। प्रिडिक्शन पावर ऑफ अ वेरिएबल मतलब कि जब हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम की कितनी ज्यादा प्रिडिक्शन पावर है, वो कितना इंपॉर्टेंट है उस मॉडल के लिए। इस तरह के जो वेट ऑफ एविडेंस जिनका ज्यादा अच्छा होता है उन्हीं कॉलम को यूज करके मॉडल बनाया जाता है, उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है क्रेडिट रिस्क के अंदर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AUC के बारे में। देखिए, अब ये जो कर्व, ये जो AUC, ROC, जीनी विनी जो भी चीजें हैं, ये सारी हैं हमारी मॉडल वैलिडेशन टेक्निक, तो ये भी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। बेसिकली AUC है एरिया अंडर कर्व, जो कि आप चेक करते हो जब आप मॉडल वैलिडेशन करते हो। इसी तरह से आप जीनी चेक करते हो, कैलिब्रेशन भी चेक करते हो, स्टेबिलिटी चेक करते हो पॉपुलेशन की, एंड बैक टेस्टिंग करते हो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है, इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है मेरी पूरी स्कोर कार्ड की, वहां पे जाके आप पूरा मॉडल वैलिडेशन का वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा AUC मेजर्स सेपरेशन पावर। ऑब्वियसली ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर कर्व जो है ये आपकी सेपरेशन पावर बताता है। ओके, देन विंटेज एनालिसिस क्यों किया जाता है? तो ट्रैक द डेलिक्वेंसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली आपके डिफॉल्ट डेफिनेशन कैलकुलेट करने के लिए विंटेज एनालिसिस किया जाता है। इन शॉर्ट, मॉडल ड्रिफ्ट क्या होता है? What is model drift? So it occurs when model performance decline due to data or behavior changes. तो यहां पे बेसिकली आपका AUC, ROC इन सारी चीजों का यूज आता है, क्योंकि आपके मॉडल की जो स्टेबिलिटी है वो इन ही फैक्टर के बेसिस पे जज की जाती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस क्रेडिट रिस्क के अंदर। अब चलते हैं एंड बात करेंगे हमारे SaaS के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको लेट मी जूम आउट। यप, तो स्टार्ट करते हैं SaaS के बारे में। देखिए,
एसक्यूएल फिल्टर फॉर डिफॉल्ट इन लास्ट 12 मंथ, कैसे लगाओगे आप ये फिल्टर? सिंपल तरीका है, आपको देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब जानते हैं, वेयर डिफॉल्ट फ्लैग इक्वल टू 1, मतलब आपका डिफॉल्ट है बंदा, एंड डिफॉल्ट डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट डेट -12, तो आप लास्ट 12 मंथ का लगा रहे हो फिल्टर, ऑब्वियसली यहां पे -1 हमने दिया है, तो दिस इज योर पैरामीटर जो कि आप पास कर रहे हो पिछले 12 मंथ का डेटा फैच करने के लिए। बेसिकली डिफॉल्ट डेट में प्रीवियस जा रहे हो आप, ओके। देन इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन में क्या डिफरेंस होता है? तो इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड विच आर कॉमन इन बिटवीन। लेफ्ट जॉइन क्या करता है? लेफ्ट की पूरी टेबल उठा के देगा जिसको आप लेफ्ट में रखोगे, राइट में से सिर्फ कॉमन वैल्यूज देगा। बहुत ईजी है ये। देन मंथली प्रोसेस इन सैस क्या होता है? तो आपको कोई प्रोसेस मंथली रन करनी है, आप कैसे रन करोगे? आपसे कई बार ये पूछा जाएगा आप कैसे ऑटोमेट करते हो चीज़ों को। सो यू नीड टू यूज मैक्रोज बेसिकली, एंड उसमें आप एक वेरिएबल दे दोगे मंथ का या फिर डेट का, जिससे कि आपको जब भी वो मैक्रो रन करना है, आपको कोड में बस मैक्रो में डेट पास करनी है और मैक्रो रन कर देना, ऑटोमेटिकली आपका कोड रन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्स इक्वल फॉर रोल रेट कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? सो यू विल यूज सिलेक्ट विद काउंट स्टार एंड पार्टीशन बाय। तो ये सिंपल चीज याद रखना कि रोल रेट के लिए आपको पार्टीशन बाय यूज करना होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो फंक्शन क्या होता है सीक्वल के अंदर? तो टू परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस रिलेटेड रोज यूजिंग ओवर, तो दिस इज वन ऑफ द विंडो फंक्शन, ये है एक विंडो फंक्शन। ये क्वेश्चन कई बार मुझसे भी पूछा गया है, व्हाट इज विंडो फंक्शन? सो इस तरह से आप एग्जांपल देना कि ओवर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द विंडो फंक्शन विच परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस द होल रो, ओके। देन मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं सैस में? सो परसेंट मैक्रो से क्रिएट करते हैं, प्रॉक्स इक्वल से करते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं। इसके अलावा और भी 2-3 मेथड है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस बिकॉज इससे आप ग्लोबल मैक्रो बना पाते हो, प्रॉक्स इक्वल से भी आप फटाफट से मैक्रो बनाते हो, ओके। उसके बाद सिमपुट होता है, एंड देयर आर वेरियस मेथड्स, डू लूप के थ्रू भी होता है, ओके। प्रॉक मीन्स एंड प्रॉक समरी, प्रॉक फ्रीक्वेंसी का क्या यूज है? इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक स्टैट्स एंड कैटेगोरिकल समराइजेशन। ये तीनों प्रॉक आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में इन तीनों को पढ़ के जाना डिटेल में। हर एक प्रॉक का बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या है, अगर आप उसमें से कोई पैरामीटर हटाओ, फॉर एग्जांपल की प्रॉक मीन्स और प्रॉक समरी में डिफरेंस क्या है? तो प्रॉक मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट सारी स्टेटिस्टिक्स देता है, जबकि प्रॉक समरी अब अगर आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो प्रॉक समरी सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट देता है ऑब्जर्वेशंस का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन मर्जिंग ब्यूरो डेटा किस तरह से किया जाता है? ऑब्वियसली कस्टमर आईडी को हमेशा यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा आप ब्यूरो को डेटा को अपने बैंक के डेटा से कैसे मर्ज करते हो? सो ऑलवेज से कस्टमर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। देन डिटेक्ट डेटा अनॉमलिटीज, डेटा में अबनॉर्मल, आप उसके लिए मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हो, उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि डिपेंड्स हम किस कॉलम के लिए बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सैस में ऑप्टिमाइज सीक्वल। सो सीक्वल का ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? इंडेक्सिंग के थ्रू करोगे, अवॉइड सिलेक्ट क्लॉज एंड बेसिकली एक्सप्लेन को यूज करो, जिससे कि आपकी टेबल की पूरी आपकी समरी आ जाएगी। इट्स लाइक प्रॉक कंटेंट, तो आप देख सकते हो क्या क्या कॉलम रखने हैं, क्या क्या कॉलम निकालने हैं, वो सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो दैट्स हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर सीक्वल कोड। इंडेक्सिंग यूज करो, ताकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बड़ी से बड़ी टेबल को कम से कम स्पेस में सेव करने के लिए इंडेक्सिंग यूज की जाती है। सो दैट्स हाउ इंडेक्सिंग सेव्स योर लाइफ। मतलब 1 GB की अगर आपकी टेबल है तो इंडेक्स आप बनाओगे 10 MB आराम से बन जाएगी, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर क्या होते हैं एक मॉडल के अंदर? तो बिहेवियर और फाइनेंस 2 तरह के होते हैं, दोनों इकोनॉमी पे डिपेंड है। लाइक दे विल स्टार्ट मिसिंग पेमेंट्स। एक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है कस्टमर का, वो ये है कि वो पेमेंट मिस कर देगा, या फिर वो बेसिकली डे पास ड्यूज 30, डे पास ड्यूज 16 बकेट में जाने लगेगा, या फिर हाई यूटिलाइज करने लगेगा। तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं। डेलिक्वेंसी क्या होते हैं? फेलियर टू पे ड्यूज ऑन टाइम। जैसे मेरी EMI बंधी हुई है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, हर मंथ एंड पे मैं देता हूं। अगर मैंने 1 मंथ पे मिस करी तो मैं DPD 30 हो गया, 2 मंथ मिस करी तो DPD 60 हो गया, तीसरे मंथ मिस करी तो DPD 90 हो गया। DPD 90 से अगले दिन मुझे डिफॉल्ट कंसिडर किया जाएगा। ये एक जेनरिक डेफिनेशन है बैंक्स के अंदर। रोल रेट एंड माइग्रेशन एनालिसिस का यूज क्या है? टू ट्रैक अकाउंट मूवमेंट बिटवीन डेलिक्वेंसी बकेट्स। जब एक कस्टमर डेलिक्वेंट होगा तो वो 1 by 1 जाएगा, मंथ ऑन मंथ, राइट? सो उसको ट्रैक करने के लिए। देन
चार्ज ऑफ वर्सेस राइट ऑफ। चार्ज ऑफ का मतलब होता है लोन आपका अनकलेक्टेबल है, और राइट ऑफ का मतलब होता है कि आप उसको अपनी बुक से रिमूव कर देते हो, आप अपनी अकाउंटिंग बुक से उसका हिसाब रखना छोड़ देते हो, आप उसको एनपीए में डाल देते हो कि भैया ये जो पैसा है ये वापस अब नहीं आने वाला। ओके। कलेक्शन स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब होता है बैंकिंग में? प्रायोरिटाइज अकाउंट बेस्ड ऑन द रिस्क स्कोर एंड डेलिक्वेंसी स्टेज। इट्स इजी। ओके। क्रेडिट लाइन मैनेजमेंट क्या होता है? टू एडजस्ट क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन द रिस्क ट्रेंड। अगर एक बंदा है रजत के पास एक क्रेडिट कार्ड था एचडीएफसी का, पिछले 5 साल से 40,000 लिमिट है, रजत उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहा है, तो बैंक देखेगा यार ये बंदा सही है, इसकी लिमिट बढ़ाओ, तो वो रजत को बोलेगा भाई आप क्रेडिट वर्दी हो, आप 40,000 का एक काम करो 80,000 ले लो, और रजत एक्सेप्ट करेगा, तो उसको कहते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो गई। तो इससे बैंक को ये फायदा होगा कि उन्होंने एक बेटर कस्टमर की लिमिट इंक्रीज कर दी, तो जब लिमिट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बंदे का एक माइंडसेट होता है, वो खर्चा ज्यादा करने लगेगा। सो दिस इज प्रेटी मच अ कॉमन थिंग। जब आपकी लिमिट ज्यादा होती है, आपके दोस्त भी आपका कार्ड मांगने लगेंगे, भाई अपना कार्ड दे दियो, तेरे कार्ड पे एक अच्छा ऑफर चल रहा है, एंड आप दे भी दोगे क्योंकि आपकी लिमिट अच्छी खासी हो चुकी है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। देन इफेक्ट ऑफ रेट चेंजेस, हायर पीडी। ऑब्वियसली रेट चेंजेस मतलब इंटरेस्ट रेट चेंजेस, इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो पीडी भी हाई होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई हो जाएगी, राइट। देन रिवॉल्वर कस्टमर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। पे मिनिमम ड्यू एंड रिवॉल्व रिमेनिंग बैलेंस, मतलब कि वो क्या करता है? देखो सिंपल सी चीज है, रिवॉल्वर कस्टमर वो होता है जो कि हमेशा चाकू की धार पे चलता है। मतलब अगर मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड का खर्चा किया महीने का, तो मैं हर महीने मिनिमम पे करता रहूंगा, ताकि पूरा मेरा इंटरेस्ट भी ना लगे, मुझे ज्यादा टेंशन भी ना हो, और मुझे कम से कम पैसे में मेरा काम चलता रहे। ओके, दैट्स व्हाट द आंसर इज। देन मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है? हायर द इन्फ्लेशन, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रहेगी, चांसेस होंगे डिफॉल्ट के, वो इंक्रीज होंगे। इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट। रिटेल वर्सेस होलसेल रिस्क क्या होता है बैंकिंग के अंदर? देखिए रिटेल ऑब्वियसली ऐसा कस्टमर होता है जो इंडिविजुअल कस्टमर होता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट कस्टमर, करंट अकाउंट, क्रेडिट, या फिर क्रेडिट कार्ड वाले, या फिर आपके होम लोन वाले, या फिर आपके ऑटो लोन वाले, ये सब। होलसेल क्या होता है? कॉर्पोरेट कस्टमर की, भाई एक पर्टिकुलर कंपनी ने लोन उठाया है क्या करने के लिए? एक नया कैंपस खोलने के लिए, या फिर एक महिंद्रा के ट्रैक्टर की कंपनी वालों ने लोन उठाया है क्या करने के लिए? 5 शोरूम खोलने के लिए, तो उसको कहते हैं होलसेल। ओके, तो ये थे कुछ डोमेन वाले क्वेश्चंस। अगेन अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे एंड बात करते हैं और रेगुलेटरी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो मैंने ये जो पूरी बुकलेट बनाई है ये टू द पॉइंट बनाई है। आई वांट कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करें हर एक क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, छोड़ना मत बस, ठीक है। ये मत सोचना कि यार एक एक लाइन के आंसर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको थ्योरेटिकल बना दूंगा ना ये 5 घंटे का वीडियो बनेगा, वो मैं नहीं चाहता था टू बी ऑनेस्ट। ओके, देन क्वेश्चंस पे आते हैं। रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? बाजल 2 और 3 क्या है? बाजल मॉडल होता है बेसिकली, ये फ्रेमवर्क है जो कि डिफाइन करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। तीनों अलग अलग टाइप के रिस्क हैं। हम लोग क्रेडिट रिस्क का पार्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली हम क्रेडिट रिस्क के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, बट मार्केट रिस्क में भी यूज होता है और ऑपरेशनल रिस्क में भी यूज होता है। बेसिकली एक गाइडलाइन है कि बैंक को मिनिमम 8% जो अपना अमाउंट है वो एज अ कैपिटल रखना पड़ेगा, ताकि कल को अगर इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो इंसॉल्वेंसी का मतलब वो कि आप हमेशा आपके पास पैसा है एज अ बैंक, कि आपके पास जब आपके कस्टमर्स पैसा निकालने आएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पैसा निकालने से मना कर दोगे कि भैया हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाजल का यही रोल है, बैंकिंग मॉडल्स का यही रोल है। वो जो 2008 का जो क्राइसिस था लेमन ब्रदर वाला, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है हमें, इन शॉर्ट। अब आईआरबी अप्रोच क्या होती है? इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच बोलते हैं इसको। बैंक यूज इंटरनल पीडी एलजीडीएडी मॉडल हेयर, तो इसको कहते हैं आईआरबी। देन रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिनका आपका हायर रिस्क है। ओके, बेसिकली एसेट्स एडजस्टेड फॉर रिस्क, हायर द रिस्क, हायर आरडब्ल्यूए। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होंगे? जहां पे आपका बिल्कुल भी मॉर्गेज कुछ है ही नहीं उस तरह के, या फिर बहुत बड़े लोन होते हैं जो कि हजारों करोड़ के लोन होते हैं, वो होते हैं आपके हाईली रिस्क वेटेड एसेट्स। एसेट है वो, जो लोन होता है वो बैंक के लिए एसेट है, बट हाईली रिस्क वाला एसेट है। ओके, देन स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? सो बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग होती है एक डिफरेंट सिनेरियो में, जब अब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस डाउन है, उस सिचुएशन में
आप एसेट्स के ऊपर, अपने लोन के ऊपर, अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना स्ट्रेस डालोगे तो उनका क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, सो बेसिकली उसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। आप नॉर्मल टाइम पे ये चेक करते हो कि वर्स्ट टाइम में क्या होगा। तो बेसिकली सिमुलेट एडवर्स सिनेरियो टू टेस्ट प्रोफाइल रेजिलियंस। प्रोफाइल मतलब आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल, या लोन, मॉर्गेजेस, स्टूडेंट लोन, कुछ भी हो सकता है। IFRS 9 और सीसेल क्या होता है, CECL, इसको सीसेल बोलते हैं शॉर्ट में बैंकिंग में। सो स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एस्टिमेशन, दोनों चीजें यूज की जाती हैं। सीसेल का अलग लॉजिक है, IFRS 9 का अलग लॉजिक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बट ECL ही कैलकुलेट होता है। ओके, देन ECL की जो स्टेजेस हैं वो क्या होती हैं IFRS 9 के अंदर। सबसे पहली स्टेज 1 12 मंथ का ECL, स्टेज 2 लाइफ टाइम ECL, स्टेज 3 आप निकालोगे डिफॉल्टेड एसेट प्लस लाइफ टाइम ECL। तो दैट्स द ऑब्जेक्ट हियर। देन PD टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिकली PD टर्म मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट टर्म। ओके, सो बेसिकली क्या है, PD प्रोजेक्टेड ओवर ईयर पीरियड ऑफ लाइफ टाइम ECL इज नोन एज PD टर्म स्ट्रक्चर। 12 मंथ वर्सेस लाइफ टाइम ECL के कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। 12 मंथ में आप पहले एक साल का लॉस कैलकुलेट करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, जबकि एक साल खत्म होते ही, जैसे आपका एक साल कंप्लीट होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, लाइफ टाइम ECL कैलकुलेट करोगे कि अगर ये बंदा डिफॉल्ट करता है, ये लोन पे नहीं करता है, तो मेरा कितना लॉस होने वाला है। देन नेक्स्ट है IFRS 9 वैलिडेशन चेक्स। क्या होते हैं IFRS 9 में, आप डेटा क्वालिटी चेक करते हो, सेगमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं, देन PD, LGD, EAD इन सारी परफॉर्मेंस को निकाला जाता है। तो इट्स प्रीटी मच ह्यूज। ये बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं। मैंने आपको बुलेट पॉइंट, मतलब आप छोटे में बड़ा पूरा स्वाद दिया है, मैंने कोशिश करी है इसको कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट बनाने की। इनको थोड़ा रिसर्च करो और इसको लेंदी बनाओ अपने लिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो पाए। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मॉडल गवर्नेंस क्या होता है। देखो, मॉडल गवर्नेंस बेसिकली आप कंट्रोल करते हो, इंश्योर करते हो मॉडल की क्वालिटी, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन। एक रिपोजिटरी होती है कॉमन लोकेशन पे, जहां पे सबको एक्सेस होता है, डेटा टीम को, मॉडल डेवलपर्स को, मॉडल वैलिडेशन को, IT टीम वाले जो टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन टीम वाले, उन सबको एक्सेस होता है उस रिपोजिटरी में, जहां पे आप सारे आर्टिफैक्ट रखते हो। तो जब एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिट होता है तो आप ये सारी चीजें दिखाते हो। तो बेसिकली इसी को कहते हैं मॉडल गवर्नेंस। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये जो वीडियो है ना, अल्टीमेट होने वाला है आज का। सारे क्वेश्चंस ऐसे देने वाला हूं, इनमें से आपसे पूछा ही जाएगा अगले इंटरव्यू में। इनमें से नहीं भी 3 4 5 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लिख के रख लो आप। देन डिफॉल्ट रेट इंटरेस्ट क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द बैंक एंड विंटेज, कितना पुराना प्रोडक्ट है, एंड मैक्रो फैक्टर्स। तो डिफॉल्ट रेट इंक्रीज तब होता है जब ये सारे फैक्टर इंक्रीज होने लगते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट रिस्क डैशबोर्ड डिजाइन क्या होता है। इसमें हम सारी KPI, डेलिक्वेंसी, PD ट्रेंड, ये सारी चीजें लेते हैं। इट्स ए इजी क्वेश्चन। डेटा मिसमैच रेजोल्यूशन क्या होता है, रिकंसाइल बाय यूनिक ID। बेसिकली यूनिक कस्टमर ID से हम डेटा की मिसमैच पॉपुलेशन को चेक करते हैं, ताकि जब हम डेटा लोड करें और मॉडलिंग टीम डेटा को ऑब्वियसली यूज करेगी, तो उससे पहले वो डेटा प्रॉपरली चेक्ड होना चाहिए। इसको डेटा क्वालिटी चेक भी कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट बैंकिंग टर्म में इसको DQ भी कहा जाता है। डेटा मिसमैच रेजोल्यूशन को आप कहते हो DQ चेक्स, इसको DQ चेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेट मंथली स्कोर मॉनिटरिंग। क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यहां पर यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम देखिए सबसे ज्यादा यहां पे यूज करते हैं SAS को, और SAS ऐसा टूल है जो कि बैंकों में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद पाइथन आजकल यूज हो रहा है पिछले 3-4 साल से काफी ज्यादा। तो आपको SAS या पाइथन में से एक सीख लेना चाहिए, दैट्स माई एडवाइस। देन मॉडल परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होती है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, AUC ROC का। तो आपको बेसिकली PSI CSI चेक करना है, कैलिब्रेशन चेक करना है, एंड रिट्रेन करना है अपने मॉडल्स को अगर आपके मॉडल में शिफ्ट आ रहा है। आई थिंक प्रीटी मच इजी। CSI फॉर ब्यूरो एक्यूरेसी, आपको हर एक कॉलम लेवल पे जाके चेक करना होता है, इसका मतलब ये है। तो ट्रैक मंथली वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर स्टेबिलिटी, सिंपल आंसर। पोर्टफोलियो क्वालिटी रिपोर्ट कैसे चेक करते हो, आप डेलिक्वेंसी चेक करोगे, डिफॉल्ट परसेंटेज निकालोगे, रिकवरीज निकालोगे, रिस्क सेगमेंट्स निकालोगे, मैक्रो ओवरलेज निकालोगे, सारी चीजें आप निकालोगे यहां पे। ओके, देन आइडेंटिफाई हाई रिस्क कस्टमर। किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे हाई रिस्क कस्टमर को, बेसिकली यूज PD और डिक्लाइनिंग स्कोर टू फ्लैग फॉर प्रोएक्टिव कलेक्शन। इसका सिंपल तरीका एक और है, देखिए हाई रिस्क कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन है
कि वो हमेशा मिनिमम अमाउंट पे करते हैं। उनका जो एक्सपेंस है ना वो धीरे 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 ग्रेजुअली आपको बढ़ता जाएगा, आपको दिखेगा कि उनका एक्सपेंस का ग्राफ एकदम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी जो पेमेंट का ग्राफ है वो स्टैग्नेंट है, मतलब वो मिनिमम पे करते जा रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ा रेड फ्लैग होता है बैंक के लिए। देन टेस्ट न्यू क्रेडिट पॉलिसी, आप बेसिकली रन करोगे इंटरनल IRB AIRB अप्रोच को यूज करके AB टेस्ट, एंड देन कंपेयर करोगे डिफॉल्ट एंड अप्रूवल रेट्स को कि कितने डिफॉल्ट हैं वर्सेस कितने अप्रूवल रेट हैं आपके लोन में या क्रेडिट कार्ड में या किसी भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। लास्ट क्वेश्चन है रोल रेट मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिक टू मॉनिटर ट्रांजिशंस ऑफ अकाउंट अक्रॉस DPD बकेट्स मंथ ऑन मंथ, तो इसको कहते हैं रोल रेट मैट्रिक्स। ओके, सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी पूरी बुकलेट जो कि मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता। इतने इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस आज डिस्कस करें। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी क्रेडिट रिस्क की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर एफर्ट पसंद आया लाइक एंड कमेंट करे बिना प्लीज मत जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।